हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग 2 बैच के बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। देखिए, ये जो लाइव स्ट्रीम है इसका जो लिंक है आपको मिल गया होगा एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन में जैसे आप कोई कोर्स परचेज करते हैं आपको बैच में ऐड किया जाता है और बैच के अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको वो लिंक मिलता है जिससे आप इस तरह की क्लासों को ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे वाले व्हाट्सएप नंबर पर वो कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है, जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये जो क्लास है, आज की जो क्लास है, जैसा कि आपने देखा भी होगा हेडिंग के अंदर कि ये क्लास 2 बच्चों के लिए है। एक तो वो बच्चे जो 12th के अंदर हैं और फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, दूसरा वो बच्चे जो आईआईटी और जेई वाले बैच से बिलोंग करते हैं। तो आईआईटी, जेई और नीट वाला जो बैच है उन बच्चों के लिए भी है ये लाइव स्ट्रीम, उनकी भी क्लास है ये। और साथ में बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th की, उनके लिए भी है। हम लोग इस क्लास से आपको बहुत खुशी होगी ये जान करके कि नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अर्थात फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर का पूरा नाम जो है वो है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात तो बहुत बाद में करेंगे हम लोग, पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में आज की क्लास में। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात बच्चों ये ध्यान रखें कि आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप अपना रजिस्टर अच्छे से बनाएं, अपने नोट्स वगैरह को ढंग से बनाएं। और आज क्लासरूम के अंदर जब जब भी मैं आपको बोलूं कि इस चीज़ को नोट करो, या आज की क्लास में जब जब भी मैं आपको ये बोलूं कि इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखो, तो आपको एकदम एक्टिव होकर के वो काम करना है ताकि चीज़ें आप अच्छे से सीखें और आपको मजा आए पढ़ाई करने में। ठीक है, तो शुरुआत करें आज की क्लास की। सभी लोग एकदम रेडी हैं, एकदम एनर्जी के साथ में हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, फिजिक्स की एक ब्रांच है, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, सुननी है, समझनी है, लिखनी है। फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके अंदर आपकी मोस्टली फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है। जो आपकी पूरी फिजिक्स की फर्स्ट बुक है ना, फिजिक्स की फर्स्ट बुक के अंदर जो फिजिक्स की ब्रांच का आप अध्ययन करने वाले हो, जो ब्रांच आप पूरी तरह से पढ़ने वाले हो, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। अब आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के 2 हिस्से हैं, जिनमें एक हिस्सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा हिस्सा है इसका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। जो भी बात समझ में आ रही है, अगर आप एक एक्टिव बच्चे हैं तो आपको वो बात कमेंट सेक्शन में उसी वक्त लिख देनी चाहिए, क्योंकि जो लिख देता है उसको याद हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, और साइड में है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको बिजली गति विज्ञान भी बोलते हैं। बिजली गति विज्ञान, गूगल के ऊपर आप जाके डालोगे ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो वहां लिखा आएगा बिजली गति विज्ञान। क्या चीजें बहुत सिंपल है, देखो सब कुछ नाम के अंदर है। स्थिर वैद्युतिकी, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट पर। तो चार्ज एट रेस्ट। स्थिर मतलब है स्थिर, वैद्युतिकी का मतलब यहां पे है आवेश, तो यहां पर है स्थिर आवेश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं। और ये वो बात है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देनी चाहिए कि जब भी हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, आवेश को रोक के रखते हैं, वो रुका हुआ होता है, चलता नहीं है, उस समय उसकी संबंधित जितनी भी प्रोसेस हैं उसका जब हम स्टडी करते हैं, तो फिजिक्स की उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। जब आपका ये चार्ज चलना शुरू कर देता है, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, गति, देख रहे हो यहां पे आप, गति। तो जब यही आवेश आपका गतिमान हो जाएगा, जब आवेश जो है वो आवेश
गतिमान हो जाएगा, तो आवेश के गतिमान होने पर उससे संबंधित चीजें जब आप पढ़ोगे तो उसको हम बोलेंगे आपका गति विज्ञान, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक और जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप फिजिक्स फर्स्ट पार्ट की एनसीईआरटी को देखोगे ना बच्चों, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्थिर आवेश के बारे में बात करता है। ये इकाई का नाम हो गया, इसको आप बोल सकते हो कि ये आपकी इकाई का नाम हो गया। और उस इकाई के अंदर, उस यूनिट के अंदर दो चैप्टर हैं, एक आपका चैप्टर नंबर 1 और दूसरा चैप्टर नंबर 2। आगे बात समझो। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो चैप्टर नंबर 1 में आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले हो, चैप्टर नंबर 1 में जिसके बारे में सबसे ज्यादा आप पढ़ाई करने वाले हो, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। तो पहले तो आप आवेश के बारे में जानोगे और उसके बाद आप जानोगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप जिस चीज के बारे में बात करोगे वो होगा विभव, पोटेंशियल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, विभवांतर। सब चीजें आप नोट करते हुए चलें अपनी क्लास पर कॉपी में, विभवांतर। और तीसरी चीज आती है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, संधारित्र। इनका अध्ययन करने के बाद में चैप्टर खत्म होगा। बट हाँ, एक बात बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिमाग में रखनी है कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों के अंदर ही आपका जो आवेश है वो स्थिर है, आपका आवेश चल नहीं रहा है। बोलो, यहां तक बात समझ में आती है? एक एक चीज पढ़ोगे अच्छे से तो मजा आएगा, समझ में आएगा और आपको चीजें अच्छी लगने लगेंगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका चैप्टर है वो आपको मिलेगा इसी ब्रांच के अंदर। उसके बाद आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट जानते हो ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद दूसरी चीज जो है, जो चैप्टर आप इसके अंदर पढ़ोगे वो है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। दूसरा आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद एक और चैप्टर है जो इसके अंदर आप पढ़ोगे जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, और इसी के अंदर आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर आपके सारे जितने भी हैं, इन सभी चैप्टरों में आपका आवेश चलेगा, गतिमान रहेगा, और इसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आ रहा है मजा? समझ में आ रहा है? मैं जो बात भी बोल रहा हूं वो सब क्लियर हो रही है सबको? कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चों को? सब मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? यही चीज चाहिए बस। तो ये जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो आपकी खत्म हो जाएगी फर्स्ट बुक। उम्मीद है यहां तक मजा आया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन के ऊपर तो वहां आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, इसलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिए। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ हम लोग क्लास के बाद में एप्लीकेशन में आपके बैच में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब मोटी मोटी बात पे आते हैं। आज हम लोग हमारा डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं आवेश से। इसी के बारे में बहुत विस्तार से आज आप और मैं बात करेंगे। देखो, चार्ज क्या है? क्या है चार्ज? चार्ज को, इसको चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। थोड़ा हिंदी इंग्लिश साथ में लेके चलो, मजा आएगा। चार्ज एक वस्तु का, सुनना ध्यान से, चार्ज एक वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। मूलभूत गुणधर्म, मूलभूत गुणधर्म। अब आप ही बोलोगे कि सर ये मूलभूत गुणधर्म का मतलब क्या होता है? तो मूलभूत गुणधर्म का मतलब होता है कि ऐसे गुणधर्म जो वस्तु में है, हमेशा से हैं, आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर प्रश्न मार्क खड़ा नहीं कर सकते। जैसे अगर एक पदार्थ है तो उसकी परिभाषा में ही है कि उसके पास द्रव्यमान होगा। तो अगर अपन किसी द्रव्यमान को परिभाषित करना चाहें तो हम द्रव्यमान की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं? हम द्रव्यमान की परिभाषा ऐसे देते हैं कि द्रव्यमान वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, होगी उसके अंदर। आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। आपने आज तक ऐसा कोई प्रश्न बोलते हुए सुना है किसी को कि इसके अंदर द्रव्यमान क्यों है? मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता। इसी को बोलते हैं मूलभूत गुणधर्म। दूसरी बात, हाँ, द्रव्यमान की एक परिभाषा हो सकती है। जैसे किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं।
बिल्कुल वैसे ही आवेश की भी बहुत सी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, मैं आज खुद बताऊंगा आपको एक दो परिभाषाएं। बट हाँ, आप ये समझें कि आवेश एक वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। सबसे पहले इस लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मूलभूत गुणधर्म से हमारा क्या तात्पर्य है, ऐसे गुणधर्म जो वस्तु में पहले से हैं। दूसरी बात, ये एक बात समझ में आई आवेश के बारे में। दूसरी बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो वो क्या क्या कर सकता है। अगर एक वस्तु के पास द्रव्यमान है तो वो दो चीजें कर सकता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर सकता है, और अगर कहीं पहले से कोई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वो है तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव भी कर सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या मतलब है इसका। देखो, पृथ्वी एक वस्तु है, जो पृथ्वी है उसके पास ऐसा क्या है जिसके कारण उसने गुरुत्वाकर्षण बना रखा है। तो आपका आंसर होगा सर द्रव्यमान। हमारी पृथ्वी के पास बहुत सारा द्रव्यमान है और द्रव्यमान होने के कारण ही वो अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर लगाती है। इसका मतलब द्रव्यमान के कारण पृथ्वी क्या कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर रही है। मोटी मोटी बात समझ में आई। हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करते हैं। हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करते हैं। तो आंसर भी वही है, द्रव्यमान। क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान है इसलिए हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करते हैं। अगर हमारा द्रव्यमान धीरे धीरे कम होता जाए तो हमारे ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब द्रव्यमान एक वस्तु का ऐसा मूलभूत गुणधर्म है जो उसको गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न और अनुभव करने में योग्य बनाता है। अगर द्रव्यमान होगा तो ही गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होगा, और अगर द्रव्यमान होगा तो ही गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव कर पाओगे। ये बात समझ में आती है। ऐसे ही आवेश किसी वस्तु का वो मूलभूत गुणधर्म है जो दो क्षेत्र बनाता है। पहले क्षेत्र का नाम है विद्युत क्षेत्र, जिसके बारे में आप बहुत डीप में पढ़ोगे इस चैप्टर में, और दूसरे का नाम है चुंबकीय क्षेत्र, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। चुंबकीय क्षेत्र वही आपके चुंबक, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो जैसे द्रव्यमान की सहायता से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को उत्पन्न या अनुभव किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही आवेश किसी वस्तु का वो मूलभूत गुणधर्म है जिससे वस्तु विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकती है। मतलब अगर इन दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करना है तो भी आवेश की आवश्यकता होती है, और अगर इन दोनों क्षेत्रों को पहले से कहीं है और अनुभव करना है तो उसके लिए भी आवेश की आवश्यकता होती है। मतलब ये तो वही बात हो गई, अगर इस कमरे के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है परंतु आपके पास आवेश नहीं है तो आप उस चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव नहीं कर सकते। और अगर इस कमरे में चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको उत्पन्न भी किसी आवेश ने ही किया होगा। यहां तक की कहानी समझ में आती है? यहां तक की कहानी समझ में आती है? सब बच्चों को समझ में आती है? किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है? उम्मीद करता हूं यहां तक ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। आवेश के बारे में एक बार में सारी बातें खत्म नहीं होंगी, हमें बहुत लंबा डिस्कशन करना है आवेश पर। बढ़ते हैं आगे, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। अब जब बात की जाती है आवेश की तो आपका आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार पर जब बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं बचपन में भी, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश, धनावेश जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, धनावेश या फिर धनात्मक आवेश, एक ही बात है। और दूसरा प्रकार इसका है ऋणावेश, या फिर जिसको हम नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं या ऋणात्मक आवेश के नाम से भी जानते हैं। अब ये दोनों आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं इनके बारे में अपन बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि आवेश के दो प्रकार हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं और ऋणावेश को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। एक और खास बात, ये देखा गया है कि ये प्रैक्टिकली प्रूवन है कि अगर दो प्लस आमने सामने आए या फिर दो माइनस आमने सामने आए, ये पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए। अगर दो प्लस आमने सामने आए, प्लस कैसा है, एक प्लस के सामने दूसरा प्लस आ गया, एक जात के सामने दूसरा जात, सेम जात, सजातीय है।
माइनस के सामने माइनस आ गया, एक ही जात के लोग आमने सामने आ गए, सजातीय। मतलब ये जो जोड़े हैं, ये जोड़े हैं सजातीय आवेशों के, ये सजातीय आवेशों के जोड़े हैं। तो फिजिक्स में ये देखा गया है प्रैक्टिकली, बच्चों लिखो इस बात को, कि सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे से नफरत करते हैं। मतलब सजातीय आवेशों के अंदर हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के दूर जाने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। प्रतिकर्षण को बोलते हैं रिपल्शन, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। और एक और बात है इंपॉर्टेंट, कि अगर एक प्लस के सामने एक माइनस आ जाए, जो आपने चुंबक के साथ खेला होगा ना, चुंबक में भी ऐसे ही होता है। चुंबक में भी अगर एक जैसे ध्रुव सामने आ जाए तो प्रतिकर्षण होता है, अलग अलग ध्रुव ले आओ तो वो जुड़ जाते हैं, वही वाली बात है। तो अगर एक प्लस के सामने माइनस आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं विजातीय आवेश। प्लस के सामने माइनस कभी भी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, विजातीय आवेश। विजातीय, अलग अलग जात के, एक प्लस है दूसरा माइनस है। विजातीय आवेशों में ये देखा गया है कि विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास जाना पसंद करते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ गई सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे अपन एक एक चीज को, कोई कमी नहीं रहेगी। आप बस सुनते जाएं, लिखते जाएं। डन, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट अब आप अच्छे समझना। फोर्थ पॉइंट, अब हम बात करेंगे आवेश की संकल्पना के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आवेश की संकल्पना। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि ये धनावेश और ऋणावेश का चक्कर क्या है और ये बनते किस प्रकार से हैं। सुनो, आवेश की संकल्पना, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज बहुत आराम से समझाता हूं। आप लोग सोडियम को जानते हो, सोडियम से आप लोग मिले होंगे केमिस्ट्री के अंदर। हम दो लोगों की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, एक हम सोडियम की कहानी समझते हैं और एक हम क्लोरीन की कहानी समझते हैं। देखो, अगर सोडियम की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11। ये तो आपको पता होगा कि अगर एक उदासीन परमाणु होता है तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, राइट। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। सोडियम की जब बात की जाए तो सोडियम में आप लोगों ने एक ऑब्जर्व किया होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाता है तो वो होता है 2,8,1। तो सोडियम अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये जो इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, निकाल देता है अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया सोडियम ने, और जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, अब जो सोडियम बना उस सोडियम की स्थिति पर विचार करते हैं। अब जो सोडियम बना है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब जो सोडियम बना है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का वो दान कर चुका है। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो भाई साहब अभी 11 के 11 ही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनका दान किया गया था। प्रोटॉन तो जितने पहले थे उतने ही अभी हैं। तो यहां एक चीज समझने की है, सुनो। जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो प्लस का 11 माइनस का 11 कट करके हो गया 0। इसलिए आप सोडियम के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं देख रहे थे। परंतु जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने अंदर से, तो अब जो सोडियम है उसके पास प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों से। मतलब प्लस ज्यादा है माइनस के कंपैरिजन में। कितना प्लस ज्यादा है माइनस के कंपैरिजन में? चेक करो, 1 प्लस ज्यादा है माइनस के कंपैरिजन में, इसलिए सोडियम के ऊपर आवेश आएगा Na+। अगर अकेला प्लस लिखा है या फिर ऐसे +1 लिखो, एक ही बात है। अगर अकेला प्लस है इसका मतलब 1 की बात हो रही है, तो यहां पे सोडियम के ऊपर आता है प्लस। और ये बात मैं लिख सकता हूं ना कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का दान किया। तो जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी?
जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो उसके ऊपर प्लस आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के दान करने से कौन सा आवेश आता है? इलेक्ट्रॉन के दान करने से धनावेश आता है। तो ये बात आप समझ गए कि जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है उसके ऊपर धनावेश आता है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के बारे में जब आप बात करने जाओगे तो आप इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 और प्रोटॉन भी होते हैं 17, क्योंकि ये एक उदासीन परमाणु है, तो जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने इसके पास प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, समझ में आएगा 2,8,7। तो 2,8,7 से एक बात तो समझ में आती है, वो बात क्या है कि इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए। ये केमिस्ट्री की बातें हैं कि अगर ये 7 है, इस 7 से ये 8 बनना चाहता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से ग्रहण करेगा? सोडियम में दान किया, ये कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता है। तो क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और अब एक नया वाला क्लोरीन बना। ठीक बात। अब जब नए वाले क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो नए वाले क्लोरीन में एक मजेदार चीज है, क्या? समझो, कितने इलेक्ट्रॉन हैं नए वाले क्लोरीन के पास? तो नए वाले क्लोरीन के पास देखो 17 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो अभी भी 17 के 17 ही हैं। कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है अब या प्रोटॉन ज्यादा है? तो ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज से। नेगेटिव कितना ज्यादा है? नेगेटिव 1 से ज्यादा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा -1। तो अगर कोई आपसे पूछे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव क्यों आया, तो आप ये बोलोगे कि उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर उसके ऊपर आया ऋणावेश। समझ गए? यहां तक बात समझ में आ गई। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो अब इसी का विश्लेषण करना है बस अपन को। इसका विश्लेषण करते ही सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। अब इसका बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं, ध्यान समझिएगा। चाहे किसी वस्तु के ऊपर धनावेश आ रहा हो, चाहे किसी वस्तु के ऊपर ऋणावेश आ रहा हो, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि धनावेश आने के लिए भी इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं और ऋणावेश आने के लिए भी इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आवेश की संकल्पना है, जो कंसेप्ट ऑफ चार्ज है, वो किसके आधार पर देना चाहिए? तो कंसेप्ट ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। इस बात को लिख रहा हूं मैं, आप भी लिखो कमेंट सेक्शन में कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो जब आपसे कोई पूछे कि आवेश की संकल्पना कहां से कैसे दी जाती है, तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उसके ऊपर धनावेश आता है, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसके ऊपर ऋणावेश आता है। ठीक है? कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन का दान होगा तो आपकी वस्तु पे धनावेश आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तो उस वस्तु पे ऋणावेश आएगा। ये मोटी मोटी बात सबको याद रखनी है। पर हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही प्लस बनता है और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही माइनस बनता है। ठीक है? अब यहां तक सबको मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? एक एक चीज अपन एकदम बेसिक से ले रहे हैं ना, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन सुनो क्या है। ये टॉपिक है आपके सामने, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती।
ये एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए। देखो समझो, इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एक बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन जा सकता है किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आ सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एलिजिबिलिटी है कि वो गमन कर सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, ठीक है। इसलिए उसके आधार पर अपन आवेश की संकल्पना दे रहे हैं। अगर प्रोटॉन भी एक वस्तु में से उचक करके दूसरी वस्तु में चला जाए, या एक वस्तु से उचक करके इधर वाली वस्तु में आ जाए, तो हम आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर दे देंगे। यह बात समझ में आती है। परंतु जब साइंटिस्ट लोगों ने चेक किया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत बड़ा फर्क मिला उनको। कौन सा फर्क है समझना। पहला फर्क यह है, इसका आंसर बता रहा हूं मैं आपको बच्चों, जिनको पता हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको, और यहां मैं आपके कमेंट देखता रहता हूं, है ना, यहाँ मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ, और काफ़ी बच्चे सही आंसर कर भी रहे हैं, जैसे विद्यासागर है, संदीप है, इस जगह मुझे आपके कमेंट दिखते रहते हैं ना। ओके, तो बात यह है कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। उसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूँ MP का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, लगभग। तो साइंटिस्ट लोगों ने यह पाया कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। जैसे मान लो किसी का वजन 120 किलो है और किसी का वजन 60 किलो है, तो हम बोलेंगे कि पहले वाले व्यक्ति का दूसरे वाले व्यक्ति से दुगना वजन है। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का जितना भी वजन है, इलेक्ट्रॉन का वजन वैसे होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो जितना भी है उससे 1837 गुना है प्रोटॉन का। इतना जबरदस्त भारी है आपका प्रोटॉन, इतना जबरदस्त भारी है कि वो एक वस्तु से निकल के दूसरी में और दूसरी से निकल के पहली में आ ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखता है? नाभिक। कौन से बल से? आकर्षण बल से, जिसके बारे में आप इस चैप्टर के आगे पढ़ोगे। प्रोटॉनों को कौन बांध के रखता है? तो जब आप प्रोटॉनों के ऊपर लगने वाले बल की बात करते हो ना, तो प्रोटॉनों के ऊपर, दूसरा कारण समझा रहा हूं, प्रोटॉनों के ऊपर इस दुनिया का सबसे जबरदस्त बल लगता है, जिसका नाम है नाभिकीय बल। तो प्रोटॉनों के ऊपर लगने वाले बल का नाम क्या है? प्रोटॉनों के ऊपर लगने वाले बल का नाम है नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल को तोड़ करके, नाभिकीय बल से खुद को छुड़ा करके एक प्रोटॉन का निकल के बाहर आना, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता सामान्य स्थितियों में। इसी रीजन से ऐसा होता है बच्चों कि प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जाती। उसके दो मुख्य कारण हैं, दोनों कारणों को आप लिखो। पहला कारण कमेंट सेक्शन में लिखो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना है, बहुत भारी है मुन्ना, आ नहीं सकता बाहर। दूसरी बात यह है कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर सबसे ताकतवर बल नाभिकीय बल से जुड़े होते हैं, और नाभिकीय बल को हटा करके उनका बाहर आना किसी भी हालत में संभव नहीं है, क्योंकि नाभिकीय बल इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आगे बढ़े, चलो ठीक है, क्लियर। तो ये आवेश की संकल्पना हो गई, प्लस माइनस कहां से बनते हैं ये मैंने आपको सक्सेसफुली समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात यहां पे आएगी, इसका पॉइंट कौन सा चल रहा है वो देख लो, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब बात यहां पर आएगी, पॉइंट नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में, कि आवेश के कौन कौन से मात्रक हैं। आवेश के मात्रक। अब जब बात होगी आवेश के मात्रक पर, तो हमें आवेश का कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अब आवेश का प्रतीक भी मैं आपको बता देता हूं कि आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो आवेश का जो प्रतीक है वो आवेश का प्रतीक है Q, या तो छोटा वाला Q या बड़ा वाला Q। तो पूरे चैप्टर के अंदर आवेश को प्रदर्शित करने के लिए या तो हम छोटा वाला Q काम में लेंगे या फिर बड़ा वाला Q काम में लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे ध्यान दो। आप लोगों ने क्लास 10th में अध्याय 12 पढ़ा है,
विद्युत धारा उसका नाम था। विद्युत धारा में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि I बराबर Q बटा T, क्योंकि जब भी हम मात्रक की बात करते हैं तो हमें फॉर्मूला चाहिए होता है ना। तो I बराबर Q बटा T, ये फॉर्मूला याद है आपको? क्या था ये फॉर्मूला? धारा बराबर आवेश बटा समय, धारा बराबर आवेश बटा समय, ये फॉर्मूला था। यहां से अगर Q का फॉर्मूला बनाए तो वो कितना आएगा? I इंटू टी। इसकी सहायता से अगर मैं ऐसा ही मात्रक लिख के दिखाऊं आपको, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ध्यान सुनना। धारा का होता है एम्पियर, समय का होता है सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड जो है वो आपके आवेश का ऐसा ही मात्रक होगा। तो एम्पियर इंटू सेकंड जो है वो आवेश का ऐसा ही मात्रक है, और एम्पियर इंटू सेकंड को जो है अपन लोग कूलाम के नाम से जानते हैं। तो आप ये बात नोट कर लें कमेंट सेक्शन में कि जो ऐसा ही मात्रक है आपके आवेश का वो कूलाम है। इंग्लिश में कूलम लिखते हैं, ये इसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ही मात्रक आपका है कूलाम। अब अगर ऐसा ही मात्रक पता है तो CGS मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। तो CGS मात्रक के बारे में सुनिए। आवेश का CGS मात्रक होता है स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। नोट करने वाली चीजें हैं, फैक्ट है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। स्टैट कूलाम, ठीक है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक नोट करें कूलाम, और आवेश का CGS मात्रक है आपका स्टैट कूलाम। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। 1 कूलाम बराबर 3 इंटू 10 की घात 9 स्टैट कूलाम। तो ये आप याद रखेंगे कि 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। आवेश का एक और मात्रक है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय मात्रक, EMU। एक और यूनिट है विद्युत चुंबकीय मात्रक, उसको भी नोट करें, विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय मात्रक को EMU कहते हैं। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है कि 1 कूलम बराबर 1/10 EMU। हो सकता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपसे पूछे कि EMU में और कूलम में क्या संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए और आपको ये चीज़ नोट करके रखनी चाहिए कि 1 EMU बराबर 1 कूलम बराबर जो है वो आपका होता है 1/10 EMU। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक मात्रक आपका है फैरेड। अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैरेड। इसकी विजिबिलिटी अच्छी है पेन की, ठीक है। फैरेड, फैरेड को अपन F से प्रदर्शित करते हैं और 1 फैरेड इज इक्वल टू 96500 कूलम। नोट कर लें इस बात को कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 96500 कूलम, और ये जो है आपका मात्रक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और सबसे बड़े मात्रक के बारे में अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, ठीक है, सबसे बड़े मात्रक के बारे में आपसे कोई पूछे तो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो सबसे बड़ा मात्रक आपका फैरेड ही है आवेश का। तो ये है सबसे बड़ा मात्रक। तो आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास है। एक बच्चे का सवाल आया है कि क्या ये क्लास नीट के लिए सफिशिएंट है, आयुष्मान का सवाल है। तो ये बेसिक है बेटा, जैसे जैसे बेसिक आपके स्ट्रांग होते जाएंगे फिर हम एडवांस क्वेश्चंस और एडवांस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे दुनिया का सबसे टफ एग्जाम भी क्यों ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से शुरुआत होती है वो बेसिक होता है, और इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको बेसिक की तरह लीजिए और बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई कीजिए। हाँ मुकेश, एप्लीकेशन पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं अन्य मात्रकों के बारे में। ये कॉपी कर लिया सबने, ठीक है। आप सुनो अच्छे ध्यान से। अन्य मात्रक, आवेश में आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और एक चीज प्रूफ करवा दूंगा आपको कि जो कूलम है ना,
वो बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का। कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कूलाम को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर पाते। इसलिए कुछ ऐसे मात्रक बनाए हुए हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आते हैं, जैसे कि आप सुनना अभी माइक्रो कूलाम, इसको ऐसे पढ़ते हैं माइक्रो कूलाम। ये अपने आप में कैसा मात्रक है जो व्यवहारिक तौर पे काम आता है। नैनो कूलाम, नैनो कूलाम, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक ऐसा मात्रक है जो व्यवहारिक तौर पे काम आता है। पिको कूलाम, पिको पी-सी, पिको कूलाम, ये भी व्यवहारिक तौर पे काम आता है। ये भी इस प्रकार का मात्रक है जो आपको व्यवहारिक तौर पे न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। मिली कूलाम, मिली कूलाम, ये भी आपको बहुत ज्यादा यूज में मिलेगा। अब ये जो टर्म्स है ना, इनका अपना एक मतलब होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, पिको का मतलब होता है 10 की घात -12 और मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। ये इन शब्दों का मतलब है साइंस के अंदर, कि कहीं माइक्रो लिखा है, जैसे मान लो कहीं आपको ऐसे लिख के देना कि 1 माइक्रोमीटर, तो वो होगा 10 की घात -6 मीटर, क्योंकि मीटर से मतलब नहीं है। माइक्रो शब्द का मतलब साइंस में 10 की घात -6 से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो उसी प्रकार अगर एक माइक्रो कूलाम की बात की जाए तो एक माइक्रो कूलाम होगा 10 की घात -6 कूलाम। अगर आपसे पूछें एक नैनो कूलाम, तो एक नैनो कूलाम होगा 10 की घात -9 कूलाम। अगर आपसे पूछें एक पिको कूलाम, तो वो होगा 10 की घात -12 कूलाम। अगर आपसे पूछें एक मिली कूलाम, तो वो होगा 10 की घात -3 कूलाम। समझ गए? तो ये वो अन्य मात्रक हैं जो बहुत ज़्यादा आपके काम में आएंगे। छोटे मात्रक हैं, इनकी सहायता से हम चीज़ों को आसान करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में यही काम में आते हैं। ये बोल सकते हो कि ये आपके व्यवहारिक मात्रक हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, या फिर सिंपल भाषा में बोलूँ कि डेली लाइफ में यही काम आते हैं। डेली लाइफ यूनिट्स हैं ये, डेली लाइफ में आपको इन्हीं का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बढ़े आगे, चलो ठीक है। अब आवेश के बारे में एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, लिख लो इसको भले इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर। यूनिट्स का पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 6 में आप इसको लिख सकते हैं कि आवेशों का, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, आवेशों का सदैव बीज गणितीय योग होता है। बीज गणितीय योग होता है। क्या मतलब है इसका? जैसे आप मैथमेटिक्स में नंबरों को नहीं जोड़ते हो कि भाई +3 -3 बराबर 0, +5 माइनस का 2 बराबर प्लस का 3, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर नंबर को जोड़ते हैं ना अपन साइन के साथ में, चिन्ह के साथ में, बिल्कुल वैसे ही हम लोग आवेशों का भी बीज गणितीय योग करते हैं। मतलब आवेश हमेशा अपने चिन्हों के साथ में जुड़ते हैं। इसको सिंपल भाषा में बोलें तो आवेश सदैव अपने चिन्हों के साथ जुड़ते हैं। आवेश सदैव अपने चिन्हों के साथ जुड़ते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए एक आवेश आपके पास है Q1 जिसका मान है 2 कूलाम, और एक आवेश है आपके पास Q2 जिसका मान है -3 कूलाम। तो जब आप इन आवेशों को जोड़ेंगे Q1 + Q2, तो ये अपने चिन्ह के साथ जुड़ेगा। ये आएगा 2 कूलाम प्लस का, प्लस बीच में रहेगा -3 कूलाम। और जैसे मैथमेटिक्स में नंबर जुड़ते हैं +2 - 3 बराबर -1, ऐसे इसका जो आंसर है वो निकल के आएगा -1 कूलाम। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बीज गणितीय योग आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े, सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्लियर हो रहा है सब कुछ? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आवेश का क्वांटमीकरण। हेडिंग लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की क्लास की, नंबर 7 है आवेश का क्वांटमीकरण।
अच्छे समझ लेना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो असाइनमेंट है वो भी आपको इसी पे बेस मिलेगा, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको, है ना, क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन। सुनना ध्यान से, क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण क्या है आवेश का, उसको समझाता हूं मैं आपको। क्वांटाइजेशन शब्द का क्या मतलब है पहले वो आप समझ लीजिए। क्वांटाइजेशन शब्द का मतलब है कि आपको फिक्स्ड वैल्यूज मिलेंगी। फिक्स्ड वैल्यूज का क्या मतलब है मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए आपका मन किया कि आपको मार्केट में जाकर के फोन खरीदना है, ठीक है, तो आपको दुकानदार को जाकर के बोलना पड़ेगा कि मुझे एक फोन चाहिए। मान लीजिए आपको एक फोन नहीं चाहिए, तो उसके बाद अगली काउंटिंग 2 है, आप एक फोन ले सकते हैं या फिर 2 फोन ले सकते हैं, उसके बाद 3, 4, 5, 6। अगर आप किसी भी दुकानदार को जाकर के ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब एक काम करो मुझे 1.5 फोन दे दीजिए या 1.25 फोन दे दीजिए या 1.25 फोन दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर आप फोन की काउंटिंग की बात करें तो वो फिक्स है कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई साहब मुझे एक काम करो 1.5 फोन दे दीजिए, ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर वैल्यूज फिक्स हो, कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, जैसे 1.5 नहीं हो सकता, 1.4 नहीं हो सकता, 1.3 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता। 1 के बाद डायरेक्ट 2 आएगा, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आएगा, 3 के बाद डायरेक्ट 4 आएगा, तो उस केस को अपन कहते हैं कि वहां पर आप बात कर रहे हो क्वांटाइजेशन की, क्वांटमीकरण की। आवेश के संदर्भ में ये चीज कैसे मैं समझा दूंगा अभी, बट आप पहले उस शब्द पे फोकस करें कि क्वांटमीकरण शब्द का मतलब क्या है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। जबकि आप रोटी खाने बैठते हो तो रोटी खाने बैठने में आपके पास ऑप्शन है, जरूरी नहीं है आपको एक ही रोटी खानी है, आप एक रोटी का एक कण भी खा सकते हो, फिर दूसरा कण, फिर तीसरा कण, आधी रोटी खा सकते हो, पाव रोटी खा सकते हो, 1.25 रोटी खा सकते हो, 1.5 रोटी खा सकते हो। तो वहां पे क्वांटमीकरण वाली बात नहीं है, आप जितना चाहो उतना हिस्सा धीरे 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 तोड़ तोड़ के खाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक के बाद 2 ही है सीधा, एक के बाद 1.5 भी है, एक के बाद 1.25 भी है, सब कुछ है वहां पर, तो वो क्वांटमीकरण नहीं कहलाएगा। आप फोन लेने गए हो मार्केट में, संख्या बता रहे हो, वो क्वांटमीकरण है। ये बात समझ में आ गई, आगे समझाऊं, ठीक है। आपने एक बात समझ ली कि ये एक वस्तु है, इस वस्तु के अंदर अभी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, क्योंकि वस्तु उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। जैसे सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। आपने इस वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, आप खुद मुझे बताओ, अगर आपने इस वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस वस्तु के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। इलेक्ट्रॉनों के आने से कौन सा आवेश आता है? नेगेटिव आवेश आता है। तो इस वस्तु के ऊपर कितना नेगेटिव आवेश आ चुका है? आप बोलोगे सर इस वस्तु पे माइनस का 1 ई नेगेटिव आवेश आ चुका है। एक बात मैं आपको और समझा दूं साथ में कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इधर लिख देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। चाहो तो नोट कर लो, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। और जो प्रोटॉन का आवेश है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो जो बच्चे, काफी बच्चे जानते होते हैं ये बात पहले से कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश का मान बराबर है, वैल्यू बराबर है, बस चिन्हों का फर्क है। एक भाई साहब नेगेटिव है, एक भाई साहब पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने किसी वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया तो उस वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया या पॉजिटिव चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। कितना नेगेटिव चार्ज आया? आपने उस वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो जितना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब नेगेटिव चार्ज की संख्या हो गई 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। पक्का? ये वस्तु का आवेश हो गया।
मान लो आपने वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो वस्तु को एक बात समझाना मुझे खुद ही आप लोग कि जब आपने वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर इतना आवेश आया। अब एक इलेक्ट्रॉन के बाद में अगली संख्या कौन सी है? 2 इलेक्ट्रॉन। उसकी अगली संख्या कौन सी है? 3 इलेक्ट्रॉन। भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो आप दे नहीं सकते। या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे या 1 के बाद सीधा नंबर आएगा 2 का। तो अगर आपने वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना नेगेटिव आएगा? जितना 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की घात -19 है, तो 2 का कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19, राइट। 2 के बाद नंबर कौन सा आएगा? 3। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि सर 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो वस्तु को। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हम, मजबूरी है हमारी। तो इसके बाद नंबर आएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। क्वांटमीकरण आवेश का किस प्रकार से है समझ में आ रहा है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन दो, या 2 दो, या 3 दो, या 4 दो। 1.5 पौन आधा नहीं चलेगा, पक्का। इसी का उल्टा केस देखते हैं कि जब आप वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, तो आप एक वस्तु में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो? आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो? पौन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो? नहीं नहीं नहीं, गंदी बात। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन आप वस्तु से बाहर निकाल सकते हो। सोचो, अगर आपने वस्तु में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, पॉजिटिव आवेश आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा? जितना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना प्लस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो कौन बढ़ गया? 1 प्रोटॉन बढ़ गया। 1 प्रोटॉन का जितना भी आवेश है वो प्लस के रूप में वस्तु पे दिखाई देगा, और प्रोटॉन का आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का है, बस साइन का फर्क होता है। तो अगर आपने वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो अब उसके ऊपर जो आवेश है वो प्लस का 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 आ जाएगा। अगर आपने वस्तु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव वस्तु के ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। अगर आपने किसी वस्तु में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। भाई इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस का 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस का 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस रहेगा। बट हाँ, एक बात बिल्कुल तय है कि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से ही आवेश दे सकते हो। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। आधा, 1.5, पौना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। इन दोनों बातों का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो 2 प्रकार का होता है, या तो प्लस होता है या माइनस होता है। गुणा आगे क्या आएगा? एक संख्या आएगी n। n क्या है? n का मतलब है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मतलब है इसका? स्थानांतरित में दोनों चीजें आ जाती हैं। आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो वो भी आ गया, आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो वो भी आ गया। इस केस में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस रहेगा, 1 रहेगा। इस केस में माइनस रहेगा, 2 रहेगा। इस केस में माइनस रहेगा, 3 रहेगा। इस केस में प्लस रहेगा, 1 रहेगा। तो ये 1, 2, 3 ये क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। गुणा में हर समय एक चीज फिक्स चल रही है, 1.6 इंटू 10 की घात -19, 1.6 इंटू 10 की घात -19, 1.6 इंटू 10 की घात -19 क्या है ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमेशा गुणा में कौन रहेगा? 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो ये आपके सामने आवेश का सुंदर सा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, और अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस n, और ये जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसको E से प्रदर्शित करते हैं।
तो ये छोटा सा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई। बताओ समझ में आया? अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात है, Q क्या है आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है। इसका फोटो खींचना चाहो तो खींच लो, वैसे मैं यहां लिख रहा हूं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फॉर्मूला क्या निकल कर क्या आया, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहां से एक बहुत सुंदर बात समझ में आई कि Q आपका क्या है, किसी वस्तु के ऊपर आवेश, N क्या है, N है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परंतु याद रखें ये हमेशा अपने आप में एक पूर्णांक होगा, ये हमेशा अपने आप में एक पूर्णांक होगा, ये इंटीजर होगा, ये हमेशा अपने आप में क्या होगा, पूर्ण गुणज बोल सकते हो आप इसको, है ना। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अनंत हो सकती है। इसकी वैल्यू कभी 1.1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू कभी 1.2 नहीं होगी, इसकी वैल्यू कभी 1.3 नहीं होगी, हमेशा 1 2 3 4 ऐसे रहेगी। पक्का? ठीक है। तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई हो गया। E क्या है यहाँ पे, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जिसका मान आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। तो आवेश का क्वांटमीकरण ये बोलता है कि किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये इसका मतलब है, यही क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। हमेशा आप किसी वस्तु को अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो उसमें से कम करते हो या उसको देते हो, और वो संख्या फिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कभी भी 1.2 नहीं कर सकते, 0 भी हो सकता है। अगर मान लो आपने किसी वस्तु का आवेश ही नहीं दिया तो 0 होगा, तो ऐसे केस में आवेश भी शून्य हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वस्तु के पास आवेश है, तो उस स्थिति में ये वैल्यू 1 2 3 4 होगी। और अगर आपने स्थानांतरित किए ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो आवेश ही नहीं है, तो बात करने का मतलब ही नहीं है, फिर तो ये फॉर्मूला यूज करने का सेंस नहीं है ना। ऐसे यहां तक समझ में आ गया सबको? फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्लियर है? केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा टाइम टेबल बना हुआ है, बैचेस के अंदर आपको टाइम टेबल मिल जाता है और चीजें आपको समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया। तो क्वांटमीकरण का सिद्धांत समझ में आ गया सबको कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। लिख रहा हूं मैं इस बात को कि किसी भी वस्तु पर या किसी वस्तु पर आवेश, सिंपल किसी भी लिखने की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब आप किसी वस्तु में, आप समझ लो वापस से, अगर किसी वस्तु में आप इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु को अगर आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो आप खुद सोचो ना, किसी वस्तु को प्लस देने के लिए आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करोगे। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या फिर 2 निकालोगे, या फिर 3 निकालोगे, या फिर 4 निकालोगे। अब 1.5 तो नहीं निकाल सकते ना, 1.6 भी नहीं निकाल सकते, है ना, 1.6 तो नहीं निकाल सकते। और P की बात कर रहा है बच्चा, बोल रहा है कि सर Q बराबर N ही क्यों होता है, P क्यों नहीं होता। तो बेटा इस बात को समझो कि प्रोटॉन के आधार पर हम आवेश की संकल्पना देते ही नहीं है। तो जहां ऑप्शन है ना हमारे पास, देखो यहां पे हालांकि अपन P भी लिख सकते हैं, पर स्थानांतरित कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के हिसाब से उसको सिंबलाइज किया जाता है। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, है ना, ठीक है। और आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन के आवेश को, ये मूलभूत आवेश है ना, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को अपन आवेश का क्वांटा भी कहते हैं, आवेश का क्वांटा भी कहते हैं, इसको क्वांटा ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? बढ़िया। और फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर प्लस माइनस एन ई। इसमें याद रखना बस कौन क्या है, ये हमेशा याद रखना है। Q इसके अंदर वस्तु का आवेश है, N
आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, और n का मान के बारे में आप हमेशा याद रखें 1 2 3, इस तरह से n के मान देखने को मिलेंगे। बढ़िया, म से मक्खन, एकदम पूरा टॉपिक मक्खन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लास को एंड करते हैं। आपका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन में चेक करते रहना, आपको वहाँ पे आपका असाइनमेंट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को फटाफट से पढ़िए, उसके बाद ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है आपका आज का, और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान समझिए, जब एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो पॉलिथीन के ऊपर -2 × 10⁻⁻7 का आवेश आ जाता है। पॉलिथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में द्रव्यमान पूछा है। आज की थ्योरी में हम थोड़ा सा कम पढ़ पाए, हम द्रव्यमान की बात नहीं कर पाए, तो इस क्वेश्चन को आज के आपके होमवर्क के लिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, और स्थानांतरित द्रव्यमान की जगह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। फिर कल जब अपन द्रव्यमान वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए, आज की कक्षा के लिए आपका प्रश्न कुछ इस तरह से है कि जब एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो पॉलिथीन के ऊपर इतना आवेश आता है, पॉलिथीन पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। जब भी किसी प्रश्न को शुरू करते हैं तो हम उसको हल लिख करके शुरू करते हैं। जो चीज दे रखी होती है उसको इज्जत से लिखते हैं। जैसे यहां पे क्या दिया हुआ है तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिया है, और ऐसे लिखने के बाद स्टार्ट करेंगे। आपको दिया हुआ है आवेश कितना आता है। देखो आप पहचान सकते हो ना कि यहाँ पे आवेश का मात्रा कूलाम है, तो आपको आवेश दे रखा है। तो दिया है कि किसी वस्तु पर जो आवेश है रगड़ा रगड़ी करने के कारण वो आवेश कितना आया है, -2 × 10⁻⁻7 कूलाम दे रखा है आपको। पॉलिथीन पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सिंपल जो नंबर है वो n है, n निकालना है आपको। अब आप खुद सोचो ना, आवेश का और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कनेक्ट करने वाला कोई फॉर्मूला पता है क्या आपको? अगर आप ये बात सोचोगे ना कि क्या आपको कोई फॉर्मूला पता है, तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा कि भाई साहब फॉर्मूला है Q = ±Ne। तो यहां से अगर n की बात कर रहे हैं तो हमें केवल वैल्यू से मतलब है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q × E। Q कितना दे रखा है आपको, 2 × 10⁻⁻7, और E कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, याद रखनी पड़ती है वैल्यू, 1.6 × 10⁻⁻19। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, और जैसे इसको सॉल्व करोगे इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और मैं एक बात और बोल सकता हूं कि यहां पे जो आवेश आया है वो नेगेटिव है, इसका मतलब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, क्योंकि नेगेटिव आवेश तब आता है जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो यहां से जो भी n का मान निकल के आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं। तो लिख देता हूं कि इतने इलेक्ट्रॉन वस्तु ने ग्रहण किए हैं, तभी उसके पास नेगेटिव चार्ज। को सॉल्व कर लेना, बस यही आपका आंसर होगा। और लास्ट में जब आपका उत्तर आ जाता है तो आप इस तरह से उत्तर लिखते हैं, और जब क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो आप इस प्रकार से हल लिखते हैं। तो इसी के साथ मेरी कक्षा यहाँ पे समाप्त होती है। इसका सारा PDF वगैरह जो भी है वो एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा, और आपको आपका असाइनमेंट भी मिल जाएगा, और उस असाइनमेंट को करके आपको सबमिट भी करना है। फिर आपको हम लोग उसको चेक करेंगे कि आप लोग कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। आप लोगों के रजिस्टर वाला जो मैसेज थे वो मैंने एप्लीकेशन में देख लिए थे, चैट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि हमारा रजिस्टर बन के रेडी है। ये बहुत खुशी की बात है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और बस इसी तरह से आपको चीज़ें करते रहना है, और मेहनत करोगे तो पूरे साल के लास्ट में प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब आपकी मैथ्स की क्लास है, तो मैं 11th पढ़ाने जा रहा हूँ, और आप लोगों को अब मैथ्स पढ़नी है। तो मैथ्स की क्लास का लिंक आपको आपके अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में एप्लीकेशन में मिल गया होगा, वहाँ पर जाकर के देखो और मैथ्स की क्लास को ज्वाइन कर लो। अभी 4 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद। और कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना है। और हाँ, एक आप होमवर्क भी ले जाओ, शीट असाइनमेंट तो मिल ही जाएगा आपको। ये आपका क्लास वर्क होमवर्क मान लो एक तरह से, और इसको करके इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए है।
और इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा गूगल करना पड़े, क्योंकि आपको अभी नहीं पता है कि अल्फा कण क्या होते हैं। थोड़ा अल्फा कण के बारे में पढ़ लेना, अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ लेना गूगल पे, और उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। अदरवाइज मैं कल करवा ही दूंगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।